नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। दीवानगी की एक हद होती है और जब ये हद टूटती है तो दर्दनाक हादसा हो जाता है। आज बेंगलुरु में कुछ ऐसा ही हुआ। आरसीबी की टीम ने 18 साल के बाद आईपीएल की ट्रॉफी उठाई तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़े जश्न की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन 40,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में घुसने के लिए करीब 3 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इसके बाद जो कुछ हुआ उसने जीत के जश्न को मातम में बदल दिया। बकरी ईद की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। बकरी ईद बीतने के बाद ऐसे बयान आने बंद हो जाएंगे, लेकिन त्योहार की आड़ में राजनीति करने वाले अपना चेहरा खूब चमका रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से मुफ्त की तमाम सलाह दी जा रही है। इस बार महाराष्ट्र के मंत्री ने जो सलाह दी वो नया बवाल खड़ा करने वाली है। इस पर आगे आपको विस्तार से खबर दिखाएंगे। और कल देश की नजरें अयोध्या पर रहेंगी। वहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, शुभ मुहूर्त है, लेकिन पूछने वाले पूछ रहे हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा कल होनी है तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले क्या हुआ था। आज आपको राम मंदिर पर सियासत का नया अध्याय दिखाने जा रहे हैं और बात करेंगे किसान यूनियन की आड़ में गुंडागर्दी करने वालों की, जो प्रदर्शन के नाम पर मनमानी करते हैं, भीड़ में होते हैं तो खुद को सबसे बड़ा डॉन समझ लेते हैं। नोएडा से एक तस्वीर आई है सामने जिसमें किसान यूनियन की आड़ में टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारी के साथ किस तरह गुंडागर्दी की गई। आपको पूरी तस्वीर और पूरी खबर भी दिखाएंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कल रात आरसीबी ने जिस तरह से इतिहास रचा और इतिहास रचते हुए 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन इस जीत के जश्न में आज जो कुछ हुआ उसे भी कई सालों तक याद रखा जाएगा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि हालात संभाले नहीं संभल रहे थे और भगदड़ हुई जिसमें 11 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हालात इतने भयावह हो गए थे, उसे इस वीडियो से समझिए। स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए लगभग हर गेट पर इसी तरह खचाखच भीड़ थी। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, न जान की परवाह, न हादसे का कोई डर। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह स्टेडियम में घुसने का मौका मिल जाए और अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक दिख जाए। इस फैंस को स्टेडियम में एंट्री तो नहीं मिली, उल्टा ये भगदड़ का शिकार हो गए। भगदड़ के बाद कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ की सांस अस्पताल ले जाते थम गई और कई तो अब भी अस्पताल में एडमिट है। जिस जगह फैंस की भीड़ लगी थी वहां अचानक से सन्नाटा पसर गया। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं और सोचने पर मजबूर करने वाली हैं कि आखिर लोग इतने भावुक क्यों हो जाते हैं, जश्न के नाम पर अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा देते हैं। आरसीबी की विक्ट्री परेड को लेकर सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लोगों का मजमा नहीं लगा, बेंगलुरु मेट्रो भी खचाखच भरी हुई थी, जहां एक साथ इतनी भीड़ आ गई कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। पूरी मेट्रो खचाखच भरी है, खड़ा होना तो दूर, सांस लेने तक की जगह नहीं है। बेंगलुरु मेट्रो का ये हाल तब हुआ जब आरसीबी फैंस विक्ट्री परेड देखने चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच रहे थे, पर एक साथ इतनी भीड़ आ गई मेट्रो चलने की जगह रेंगने लगी, क्योंकि जितनी भीड़ मेट्रो ट्रेन के अंदर थी उससे कहीं ज्यादा बाहर पूरा मेट्रो स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि एस्केलेटर भी भीड़ से जाम था। ये सभी आरसीबी की विक्ट्री परेड देखने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ जा रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ आने से हादसे का भी डर था, क्योंकि बिना किसी प्लानिंग किए प्रशासन ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी, जिसका असर ये हुआ कि फैंस मेट्रो से स्टेडियम पहुंचने लगे। इसी दौरान एमजी रोड और कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ का मेला लग गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस दौरान कोई भगदड़ मच जाती तो क्या होता, क्योंकि इसी तरह का एक हादसा महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ था। आज सुबह से ही बेंगलुरु की सड़कों पर आरसीबी के फैंस का सैलाब उमड़ आया था। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक के रास्ते पर बड़ी संख्या में फैंस इकट्ठा हो गए थे। दोपहर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम करीब 4 बजे हालात यहां बिगड़ गए। आपको बताते हैं कि हादसा आखिर क्यों और स्टेडियम के किस हिस्से में हुआ है। कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन से चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्ते पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। इस मेट्रो स्टेशन से चिन्नास्वामी स्टेडियम की दूरी मात्र 50 मीटर की है। मेट्रो से लोग निकले और सीधे स्टेडियम की तरफ जाने लग गए। वैसे तो भीड़ स्टेडियम के हर गेट पर थी, लेकिन गेट नंबर 2AB, 6AB और गेट नंबर 17 पर हालात बिगड़ गए। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि स्टेडियम के हर गेट का दरवाजा बंद कर दिया गया था, क्योंकि अंदर पहले से ही क्षमता से ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन भीड़ अंदर घुसने पर आमादा थी और इसके लिए दीवार फांदने तक की कोशिश करने लगी। भीड़ को दीवार पर चढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल किया, उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई और तभी वहां पर भगदड़ मच गई।
भगदड़ में लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। कुछ लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग के नीचे भी दबकर अपनी जान गंवा दी। स्टेडियम की एंट्री पॉइंट्स पर किस कदर हालात बिगड़े हुए थे, वो समझाने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आपको समझाएगी कि भगदड़ के दौरान आखिर वहां स्थिति क्या हो गई थी। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 17 के बाहर की तस्वीर है, जहां पर भगदड़ मची थी। वीडियो में दिखाई दिया कि जिस रेलिंग के सहारे स्टेडियम के गेट तक लोग लाइन में लगकर खड़े रहते हैं, वो जमीन पर गिरी हुई है और उसके नीचे सैकड़ों की संख्या में जूते चप्पल दबे हुए हैं। गेट नंबर 17 के बाहर इसी तरह कई और जगहों पर भी रेलिंग गिरी हुई नजर आई और बिखरे हुए जूते चप्पलों की संख्या इतनी थी कि जिन्हें गिनना आसान नहीं था। अब गेट नंबर 2A के बी स्टैंड के बाहर की तस्वीर देखिए। यहाँ भी लोहे की रेलिंग उखड़कर जमीन पर आ गई। यहाँ भी रेलिंग के नीचे दबे हुए जूते चप्पल बता रहे हैं कि कितने लोग इस भगदड़ का शिकार हुए। इसी तरह मातम की तस्वीर स्टेडियम के बाहर कई जगहों से आई है। ये वीडियो स्टेडियम के बाहर की सड़क का है। एक शख्स पुलिस की बैरिकेड के ऊपर गिरा हुआ है। पास में ही जूते चप्पल बिखरे हुए हैं। किसी का समर्थन होना अच्छी बात है, लेकिन समर्थन के नाम पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना नुकसानदायक हो सकता है और आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में यही देखने को भी मिला। आप जरा सोचिए कि जिन लोगों ने इस भगदड़ में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। अब आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने भगदड़ में अपनी जान गंवाई है। इस हादसे में जिनकी मौत हुई, उसमें से ज्यादातर या तो युवा थे या फिर बच्चे थे। 13 साल की एक दिव्यांशी, 19 साल की सहाना और 19 साल की चिन्मयी नाम की लड़की ने भगदड़ में दम तोड़ दिया। इसी तरह 20 साल की भूमिका, 21 साल के श्रवण और 26 साल की दिया ने भी स्टेडियम के बाहर अपनी जान गंवाई है। जान गंवाने वालों में 17 साल से लेकर 35 साल तक के लोग शामिल हैं, जिनकी पहचान अभी की जा रही है। अभी भी 30 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। नए उम्र के लोगों में जोश उफान पर होता है। वो अपनी चाहत पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन जोश में होश खोने से कई बार अंजाम बुरा हो जाता है। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने भर के लिए इस कदर भीड़ उमड़ गई कि कोई कार पर चढ़ गया तो कोई पेड़ पर, और फिर स्थिति ऐसी बेकाबू हुई कि पुलिस बुरी तरह से नाकाम साबित हुई। भगदड़ के पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर किस तरह का हाल था, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लग सकता है। फैंस आरसीबी की एक झलक देखने के लिए पेड़ पर इस कदर चढ़े हैं कि उन्हें न अपनी जान की फिक्र है न दूसरों की। ये सभी लोग पेड़ से दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए अगर कोई गिर जाए तो क्या होगा, लेकिन स्टेडियम में घुसने और अपनी टीम को देखने का ऐसा जुनून सवार था कि किसी भी हादसे का डर दूर दूर तक जहन में नहीं था। और जिसे पेड़ पर जगह नहीं मिली, वो मचान पर चढ़ गया, इस उम्मीद में कि स्टेडियम में ना सही, दूर से ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक मिल जाए। स्टेडियम के अंदर जाने के लिए लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। इस बीच ये नीले रंग की गाड़ी बुरी तरह टूट गई। लोगों की भीड़ इस गाड़ी पर चढ़ गई, जिससे गाड़ी का बोनट और आगे का शीशा चकनाचूर हो गया और अच्छी खासी कार की हालत कंडम हो गई। मतलब जिसे जहां पर जगह मिली वो वहां खड़ा हो गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि काबू करने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। ये बात सही है कि आरसीबी के फैंस के लिए ये पल बेहद ज्यादा भावुक कर देने वाला था। 18वें साल में आकर आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है, और जब विराट कोहली के साथ साथ टीम के बाकी खिलाड़ी बेंगलुरु पहुंचे तो बेंगलुरु की सड़कें जाम हो गई। बस के अंदर से बनाया गया ये वीडियो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाई दिया कि विराट कोहली ट्रॉफी लेकर बस के अंदर बैठे हैं और फैंस का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दूसरी तरफ की सड़क पूरी तरह जाम है। लोग मोबाइल से आरसीबी की बस का वीडियो बना रहे हैं, कोहली की तरफ इशारा कर रहे हैं और इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि ये ट्रॉफी इनके लिए कितनी खास है। एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और लोग सड़क के किनारे खड़े होकर आरसीबी की टीम का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल कल चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली ने खुद कहा था कि वो फैंस के साथ बेंगलुरु में जश्न मनाएंगे, और उनकी बात सुनते ही लोग आज स्टेडियम की तरफ दौड़ पड़े। Difficult to explain, man. I think I'm gonna feel the real side of it when we get to Bangalore tomorrow and celebrate it with the city and the fans who stood with us through thick and thin. अनुष्का की तरह ही आरसीबी ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ थी, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा बेंगलोर आरसीबी के स्वागत के लिए सड़क पर उतर आया है। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से लेकर कोने कोने तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। यानी ये सारे लोग शाम 4 बजते ही चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ कूच कर गए, और दावा किया जा रहा है कि इस भीड़ की संख्या लाखों में पहुंच गई। नतीजा एक दर्दनाक हादसा, जिसने जीत के जश्न को मातम में बदल दिया।
चिन्नास्वामी के बाहर भगदड़ मची थी, लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, लेकिन स्टेडियम के अंदर जश्न मन रहा था। क्या आरसीबी और क्या सिद्धारमैया सरकार सब जीत के जश्न में व्यस्त थे? आरसीबी की टीम है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार है, सबके चहेते विराट कोहली है, चमचमाती ट्रॉफी है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है। ये ठीक उस वक्त का नजारा है जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, लेकिन अंदर जश्न चल रहा था। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था। कर्नाटक सरकार आरसीबी की तारीफ में व्यस्त थी कि 18 साल बाद ही सही ट्रॉफी तो आई, लेकिन अजीब सी विडंबना थी क्योंकि स्टेडियम के बाहर क्या चल रहा है ना किसी को कोई फिक्र थी, ना कोई जानना चाहता था, क्योंकि जिसे फिक्र करनी थी वो सरकार फोटो खिंचाने और जीत के जश्न में बिजी थी, वो भी बिना किसी ठोस व्यवस्था के कि अगर कोई हादसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि जो स्टेडियम के अंदर पहुंच गया वो खुद को धन्य समझ रहा था और जो अंदर नहीं जा पाया वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। लेकिन भीड़ ज्यादा थी और पुलिस कम, और फिर वही हुआ जिसका डर था। ऐसी भगदड़ मची कि जीत के जश्न में भंग पड़ गया, लेकिन मजाल है कि किसी ने जश्न बीच में रोका हो या फिर बीच जश्न से भगदड़ पर कोई खेद प्रकट किया गया हो। अब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे प्रशासनिक चूक बताते हुए कहा कि इस घटना को टाला जा सकता था और भीड़ नियंत्रण में नाकामी की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे के कुछ ही देर बाद कर्नाटक बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट हुआ जिसमें सीधे सीधे सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठा दिए गए और कहा गया कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मूलभूत इंतजाम तक नहीं थे। इस पोस्ट में यह भी कहा गया कि जिस मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के कंधे पर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है वो फोटो शूट कराने में व्यस्त थे। इधर बीजेपी के कुछ नेताओं ने मौका मिलते ही इस हादसे पर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी खोज निकाला। सवाल है जवाबदेही किसकी है? भीड़ की आशंका क्यों नहीं थी आपको? जब बेंगलोर शहर में मुहर्रम का ताजिया निकलता है तो उससे में जो पुलिस बंदोबस्त होता है वो आज के पुलिस बंदोबस्त से दोगुना से ज्यादा होता है। तो सुरक्षा की चिंता सिर्फ ताजिया में और बाकी इंतजामों में सुरक्षा की चिंता नहीं है। वहीं हादसे के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करना सही नहीं है। आरसीबी की जीत के जश्न के बीच मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान सामने आया है। सिद्धारमैया ने हादसे की तुलना त्रासदी से की, साथ ही मृतकों को 10 लाख का मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज का भरोसा भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिन्होंने अपनों को खोया, क्या मुआवजा उनका दर्द मिटा पाएगा? क्योंकि जो भगदड़ बेंगलुरु में हुई उसे लेकर कर्नाटक सरकार चौतरफा घिरी हुई है। यही वजह थी कि जैसे ही चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न खत्म हुआ, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उनके साथ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी मौजूद थे। इस दौरान बिना लाग लपेट के सिद्धारमैया ने कबूल किया कि चूक हुई है और वो इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। No, I do not want to defend the incident. Our government is not going to play politics with it. See the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने माना कि स्टेडियम में क्षमता से ज्यादा भीड़ आ गई और पुलिस उन्हें काबू नहीं कर पाई। लोगों ने स्टेडियम के गेट भी तोड़ दिए, भगदड़ मच गई। किसी को भी इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 लोगों की है, लेकिन 2 से 3 लाख लोग आए। लेकिन सिद्धारमैया एक सवाल पर भड़क गए और कुंभ का उदाहरण देने लगे। बेंगलुरु की घटना ने उन्हें 2025 के महाकुंभ मेले की याद दिला दी। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अस्पताल जाकर भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने इसे दर्दनाक हादसा बताया तो बीसीसीआई ने भी माना है कि जीत का जश्न मनाने के लिए बेहतर योजना करनी चाहिए थी। पूरे देश में बेंगलुरु की भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों को लेकर दुख का माहौल है, क्योंकि जश्न के बीच जिस तरह यह हादसा हुआ उसने हर किसी को अंदर से हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द स्वस्थ हों। वहीं राहुल गांधी ने इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया। आरसीबी की जीत जश्न के दौरान हुई भगदड़ दर्दनाक है। जिन परिजनों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। दुख की घड़ी में मैं बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। लेकिन इस बीच भगदड़ पर राजनीति गर्माती नजर आई तो बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने साफ कह दिया कि ये खेल का इवेंट था, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। I think
it should not be politicized because this is a cricket function. We should not bring politics into cricket. Should not be blamed for this, First we should ascertain the facts. After that we should decide. ज़्यादा हो गई थी, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, उसकी और ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनकी, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन इस बीच बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने माना कि जीत के जश्न के लिए बेहतर तैयारी की जा सकती थी और इस तरह के हादसे को टाला जा सकता था। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद अब पाकिस्तान अपने देश के सिविल ठेकेदारों से कह रहा है कि भाईजान कोई हमारा एयरबेस बनवा दो। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो चुके हैं, उनकी मरम्मत के लिए अब टेंडर निकाले गए हैं। पाकिस्तानी सेना के टेंडर का ये इश्तेहार ही उसकी बर्बादी और भारत की ताकत के सबसे बड़े सबूत के तौर पर देखा गया। टेंडर के विज्ञापन में एक जगह MI-17 के स्टोर से जुड़े मरम्मत के काम के लिए भी आवेदन मंगाए गए। भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए। उनका C-130 सैन्य विमान जलता हुआ भी दिखा था। उनकी वायुसेना ने इसी C-130 ट्रांसपोर्ट विमान के रिपेयर के लिए टेंडर निकाले। उसके साथ JF-17 फाइटर जेट और मिलिट्री की गाड़ियों के लिए अलग से टेंडर निकला। इसके अलावा 20 से ज्यादा टेंडर उसने अपने अलग अलग एयरबेस की मरम्मत के लिए निकाले। टेंडर की कीमत 8 से 25 करोड़ भारतीय रुपए थी। इनमें नूर खान एयरबेस, जकोकाबाद, मुरीद, लाहौर, गुजरानवाला, रफीकी और रावलपिंडी के एयरबेस शामिल है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के वर्चुअल बकरी ईद मनाने के बयान पर राज्य में संग्राम छिड़ गया है। एनसीपी शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी ने राणे पर निशाना साधा। नितेश राणे के बयान को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने उन पर तंज कसा। आव्हाड ने यहां तक कह दिया कि अब वर्चुअल खाना खाने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं। अच्छी सोच है, कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ। राणे ने सोसाइटी में जबरदस्ती बकरा काटने को लेकर कहा था कि हिंदू त्योहारों पर सलाह देने वाले मुसलमानों को सलाह क्यों नहीं देते। जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो। बवाल चल ही रहा था कि समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी भी विवाद में कूद पड़े। ये गिरीश सोमैया है, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। इससे पहले महाराष्ट्र गौ सेवा कमीशन की मांग को लेकर भी राज्य में हंगामा मचा था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद से पहले गाय के मांस पर बवाल हो गया। गौवंश लेकर जा रहे एक ट्रक को हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने रुकवाया, फिर ड्राइवर को उतारकर उसे मारा। बाद में ट्रक में आग भी लगा दी। और ये सब कुछ पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन पुलिस लोगों को समझाने के अलावा कुछ कर नहीं पाई। नारेबाजी करते हुए उन लोगों के सिर पर इतना गुस्सा सवार हुआ कि इन्होंने उस ट्रक में ही आग लगा दी जिसमें गौवंश भरा था। प्रशासन की लापरवाही इसमें सामने आई है। कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। इनका त्योहार आ रहा है, ईद आ रही है 7 तारीख की, उसके बावजूद जो है कोई चेकिंग नहीं की जा रही है इन वाहनों की। पुलिस के खिलाफ इन लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखा। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर हिरासत में हैं। ट्रक चलाने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जारी है। 5 जून को मंदिर परिसर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम को लेकर इस पर विवाद भी हो गया है। गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:30 बजे से 12 बजे के बीच है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए हैं। आपने अर्ली जो कुछ भी किया वो गलत था, प्रमाणित हो गया। आज फिर से वहां पर जो शिखर प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम होंगे वो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि पहले की प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र विरुद्ध थी, परंपरा विरुद्ध थी। कुछ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल से लेकर आज तक संपन्न भी हो चुका है। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव देकर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। हालांकि अभी महागठबंधन की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन अगर ओवैसी महागठबंधन में शामिल होते हैं तो कई सीटों पर इसका असर जरूर दिखेगा।
सबसे बड़ा असर सीमांचल की उन सीटों पर नजर आएगा जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर है, क्योंकि अगर महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री हुई तो मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक जाएगा। बल्कि कहिए कि बहुत झुक के हमने बात की है। मौजूदा वक्त बिहार में जो सांप्रदायिक शक्तियां दंदना रही है, AIMIM ने साल 2020 में बिहार की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद AIMIM के 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस और RJD ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहकर निशाना साधती है। ऐसे में ओवैसी ने ये दाव चलकर वोटर्स तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश भी की है कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म मॉर्गन स्टैनले के एक कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 2047 तक महाराष्ट्र को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। फडणवीस के मुताबिक पहले चरण में 2030 तक महाराष्ट्र को $1 बिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। We actually have created a roadmap to make Maharashtra a $1 trillion economy. I think last year we have passed the mark of $500 billion. So amongst all Indian states, we are the nearest, and we can achieve a $1 trillion economy mark by 2030. मॉर्गन स्टैनली इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में भारत के विकास में महाराष्ट्र के योगदान पर चर्चा के दौरान फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने IIAS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने 2025-28 के लिए IIAS का अध्यक्ष पद जीतकर एक मील का पत्थर हासिल किया है। ब्रसेल्स में मतदान के दौरान भारत को 87 वोट मिले, जबकि ऑस्ट्रिया को 54 वोट। फडणवीस ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हम डिजिटल सशक्तिकरण और सुधारों के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के साथ महाराष्ट्र मजबूती के साथ खड़ा है। किसान यूनियन की आड़ में गुंडई करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने महिला टोल कर्मी के साथ मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी समेत 11 को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो 3 जून का है। ग्रेटर नोएडा के लुहारली टोल प्लाजा पर एक महिला कर्मचारी कार के आगे खड़ी थी और बिना टोल के उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तभी एक शख्स वहां पहुंचा और महिला कर्मचारी की गर्दन पकड़कर उसे साइड में धकेल दिया। इस गुंडे के साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने किसान यूनियन की टोपी पहनी हुई थी। पुलिस ने जिन 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वो सभी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। दरअसल किसान यूनियन के बैनर तले ये गुंडे प्रदर्शन के लिए नोएडा पहुंचे थे और बिना टोल दिए ही यहां से गाड़ी निकाल ले गए, लेकिन इनकी ये करतूत और गुंडई सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई के घनसोली में एक बस डिपो में खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल जिस इलेक्ट्रिक बस को मरम्मत के लिए डिपो में रखा था, उसमें अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास खड़ी डीजल बस भी चपेट में आ गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरा इलाका धुआं हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। इस अग्निकांड में दोनों बसें जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि इतने बड़े बस डिपो में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। परिवहन विभाग के मुताबिक जलकर खाक हुई इलेक्ट्रिक बस हाल ही में नवी मुंबई की सड़कों पर शुरू की गई और नई बसों में से एक थी। इस हादसे से परिवहन विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यूपी के हमीरपुर के मौदहा में एक ट्रक धूं कर जलता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक के पहिए में हवा भरवा रहा था, तभी ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया गया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें ट्रक धू कर जलता दिखाई दिया। आग की लपटें काफी दूर तक उठती दिख रही थी। आग इतनी भीषण थी कि आसपास जिन लोगों की दुकानें थी वो लोग अपनी दुकानें छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। वहीं ट्रक से उठती आग की लपटों ने एक पेड़ को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से एक पेड़ भी जलने लगा। काफी देर तक नेशनल हाईवे 34 पर आग का कोहराम जारी रहा। आग की लपटों से धुएं का काला गुबार भी उठ रहा था, जिससे लोगों को और परेशानी हुई। हालांकि कुछ ही देर बाद दमकल की गाड़ी के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। देहरादून में दूध चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है।
बाइक सवार युवक एक दुकान के बाहर रखा हुआ दूध का कैरेट लेकर फरार हो गया। ये सारी घटना दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी में कैद हो गई है। दो युवक बुलेट से दुकान के बाहर आकर रुके। पहले दोनों ने इधर उधर देखा। इस दौरान एक युवक बुलेट पर ही बैठा रहा। इस दौरान बुलेट पर बैठे युवक ने दूसरे युवक को कुछ इशारा किया। बाइक से उतरा युवक बड़े आराम से दुकान के बाहर टहलता हुआ एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही बुलेट सवार ने दूसरे युवक को कुछ कहा तो वो दूध का क्रेट उठाकर भागने की कोशिश करने लगा। पहले उसने पूरे क्रेट उठाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं उठा तो सिर्फ 2 ही क्रेट लेकर बुलेट पर बैठकर दोनों फरार हो गए। यूपी के मेरठ में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो एक होटल का है जिसमें रोटी बनाने वाला शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूकता दिखा। और जो वीडियो सामने आया उसमें साफ साफ दिखा कि रोटी बनाने वाला शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा है। जैसे ही एक शख्स की नजर रोटी बनाने वाले पर गई, उसने तुरंत थूक कर रोटी बनाने वाले शख्स का वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सामने आया तो मामले ने तूल पकड़ा। हिंदू संगठनों ने अल करीम होटल पहुंचकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद देहली गेट थाना पुलिस ने थूक कर रोटी बनाने वाले शख्स यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के भिवाड़ी में एक दूल्हे को झूठी शान दिखाना महंगा पड़ गया। अंजाम ये हुआ कि उसकी नई जिंदगी बसने से पहले ही परेशानियों से घिर गई। जितने में पूरी शादी संपन्न हो जाती है उतने की अकेली ये माला है। माला में 500-500 के 3000 नोट लगे हैं। माला की कुल कीमत 14,50,000 है, जिसे 2 लोग शादी के मंडप तक लेकर आए थे। लेकिन असली खेल शुरू हुआ शादी के बाद। दरअसल शाद नाम के शख्स ने शादी की रस्में पूरी होने के बाद माला वापस करवाई, लेकिन जब तक माला सुरक्षित अपने मालिक तक पहुंचती, उससे पहले ही बदमाशों ने घात लगाकर युवकों पर हमला किया और माला लूटकर चलते बने। मोहम्मद शाद नाम का एक व्यक्ति 14.5 लाख रुपए की माला लेकर आया था। उसके बाद वो प्रोग्राम के बाद वापस जा रहा था तो रास्ते में एक क्रेटा ने, जिसमें 4 बदमाश थे, टक्कर मार के उसको गिराया। 14.5 लाख रुपए का बैग लेकर चले गए। वारदात राजस्थान और हरियाणा के बीच के गांव चूहड़पुर की है। पुलिस के मुताबिक माला को सिर्फ 5 से 7,000 रुपए में ही किराए पर लिया गया था, जो कि बेहद कम है। पुलिस इस तरह के तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है। पुलिस ने इंसाफ मांग रहे परिजनों पर लाठियां भांजी तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। देखते ही देखते मुद्दा सियासत में गरमाया और इस मामले में नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। कांग्रेस ने तो सीहोर की घटना को हाथों हाथ उठाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए सीएम मोहन यादव से तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर दी। मोहन यादव जी की सरकार सोई हुई है, गृह मंत्रालय सोया हुआ है। ये साफ साफ बता रहा है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस की तरफ से मोहन यादव सरकार पर सवाल उठाए गए तो बीजेपी का भी पलटवार आया। बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि घटना बेहद गंभीर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, ऐसे मामलों में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दबाव बढ़ा तो इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने सीहोर रेप और मर्डर कांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बलों ने सड़क के नीचे दबाकर रखे गए आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। नक्सलियों ने करीब 6 से 7 किलो आईईडी राजासराय कंदनी मार्ग पर लगा रखा था। सुरक्षा बल जब भीम बांध जंगल में पहुंचे तो वहां उन्हें एक शक्तिशाली पाइप आईईडी बम मिला। बम निरोधक दस्ते ने जब मौके पर पहुंचकर जांच की तो राजासराय से 1.5 किलोमीटर और कंदनी से 1 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे एक नीला तार दिखाई दिया। बारिश में मिट्टी बहने के कारण तार बाहर आ गया था, जिससे बम होने का संकेत मिला। 3 इंच का डाया है और 1 फीट की लंबाई है। पाइप बम है, कमांड आईडी है। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बलों का काफिला था। सीआरपीएफ और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने जंगल में ले जाकर आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। बर्फबारी श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है, लेकिन साथ ही साथ बारिश मुसीबत भी बढ़ा रही है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रहा है। कई जगह पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आकर रास्तों पर गिरे, जिसकी वजह से कई जगह रास्ते बंद पड़ गए।
हालांकि लोगों ने इन पत्थरों को रास्तों से हटा दिया। आपको बता दें कि गौरीकुंड केदारनाथ के बीच करीब 19 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, जहां श्रद्धालुओं को चलकर जाना पड़ता है। लेकिन इन्हीं रास्तों पर लैंडस्लाइड होने से श्रद्धालु डरे हुए हैं। हालांकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए DDRF, SDRF के साथ साथ पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं। और अब बात केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज की। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इन 11 सालों के दौरान देश में कारोबार को बढ़ाने और कारोबारियों की जिंदगी को आसान बनाने का काम सरकार ने किया है। सरकार की योजनाओं और पहल से देश में कैसे आसान हुआ कारोबार करना, ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल के अर्नब गुप्ता पढ़ाई के बाद अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल की वजह से अर्नब का सपना पूरा हुआ। आज अर्नब भोपाल में अपने 3 पार्टनर के साथ मिलकर 1 दर्जन से ज्यादा देशों और 800 से ज्यादा क्लाइंट के लिए काम करने वाली IT कंपनी चलाते हैं। 50 लाख से शुरू की गई कंपनी का टर्नओवर आज कई गुना बढ़ चुका है। हमारी कंपनी आज ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज़ में सर्व करती है और हमारे करीब 1 लाख एम्प्लॉयज़ हमारे प्लेटफॉर्म को डेली यूज़ करते हैं। आई वुड से इस चीज़ का जो सपोर्ट और मोटिवेशन है मैं MP गवर्नमेंट और स्टार्टअप इंडिया को भी देना चाहूँगा, बिकॉज स्टार्टअप इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ से हम लोगों को अच्छे मेंटर्स मिले, हम लोगों को अच्छे इन्वेस्टर्स मिले। भोपाल से दूर पटना में भी युवा स्टार्टअप इंडिया का फायदा उठा रहे हैं। को-वर्किंग स्टूडियो के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक 2018 से बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में एक को-वर्किंग स्पेस चला रहे हैं। उनकी कंपनी ऑफिस स्पेस मुहैया कराती है। 25 लाख की लागत से उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी और अब उनकी कंपनी के देश भर में 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं। केंद्र सरकार की बहुत अच्छी स्कीम्स है जो युवाओं को शुरुआती लेवल पे और बाद के लेवल पे भी सपोर्ट करती हैं, तो बहुत अच्छा स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आपको सीड फंड भी अवेलेबल है, टैक्स रिडेम्पशन की भी स्कीम्स अवेलेबल हैं, फंडिंग से लेकर मेंटरिंग तक सारी चीजें अवेलेबल हैं। कारोबार को बढ़ावा देने की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि पिछले 11 सालों के दौरान देश लगातार आगे बढ़ा है। आज देश में 1,60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जो लगभग 18 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2014 में भारत 142वें पायदान पर था, लेकिन 2019 में भारत 63वें पायदान पर पहुंच गया है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, इंजेल टैक्स हटा दिए गए, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई। अलग अलग मंत्रालय और विभागों ने व्यवसायियों के लिए 45,000 कंप्लायंस कम किए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।